हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना उमेश सर आपका स्वागत करता हूं इस नीट विजन के बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम आपके लिए रेगुलर लेक्चर्स, सारे टीचर्स रेगुलर लेक्चर्स आपके लिए लेते आ रहे हैं। और अभी हम चल रहे हैं एक बेसिक टॉपिक पे, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और हमने पर्टिकुलर चार टाइप जो बताया उसमें एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया है। कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को जितने भी उसके टाइप थे वो डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड में हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद जो अपन बात कर रहे हैं अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू या मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, जो कि कौन सा है, ब्लड। और आपको स्लाइड देख के भी आइडिया लग रहा होगा कि हम आरबीसीज के बारे में, ब्लड के बारे में मेनली बात करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, वैसे इसको एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट दे रखा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना जरूरी है कि जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि आप सर्कुलेटरी सिस्टम में जब जाते हैं तो ब्लड की सारी जितनी बातें पढ़ेंगे तो पहले आपको पता होनी जरूरी है, उससे निकलना गो थ्रू होकर जाना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए हम छोटी छोटी चीजें बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें लेके बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अलग अलग लेक्चर्स में हम इसको लगातार कंटिन्यू पूरा कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें आपका ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा का कैसे कंपोजिशन, फॉर्मेशन, उसके अलावा लिम्फ, सब यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं ब्लड की तरफ। अभी तक हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट किया है, ये भी एक अपना एक इंपॉर्टेंस रखता है। ब्लड भी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला क्योंकि ये फ्लूइडिटी नेचर का है, मोबाइल नेचर है इसका। ठीक है, इसीलिए इसको स्पेशलाइज्ड में रखा है सबसे अलग। ठीक, अब बात करते हैं अपन आज के लेक्चर में, ब्लड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो इन द सेंस कि पता होना जरूरी कि आया कहां से, कैसे चला, वो सब बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ओरिजिन आपको देखने की, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओरिजिन तो कनेक्टिव टिश्यू की मैक्सिमम मीजोडर्म से होती है, लेकिन एक्चुअल में जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए हमने लिख दिया ओरिजिन मीजोडर्म। एक्चुअल में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका वो एक कंपोजिट टिश्यू, ये ब्लड जो है वो एक कंपोजिट टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेगमेंट अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से आते हैं, इसलिए इसको कंपोजिट टिश्यू भी बोल दिया जाता है। लेकिन अभी अपन कॉमन इसकी जो वो पढ़ेंगे, आप कॉमन इसकी ओरिजिन जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे मीजोडर्म से। ठीक है, तो ओरिजिन मीजोडर्म, छोटी छोटी अपन इंट्रो देख रहे हैं। इसकी पीएच इसकी 7.2 है, जो कि स्लाइटली एल्केलाइन, आप टेस्ट भी करके देख सकते, स्लाइटली एल्केलाइन दिखेगा ये आपको। ठीक है, मिलेगा। और 30 to 35% बनाएगा टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा 30 to 35% बना रहा है अकेला। ठीक है, तो समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट है स्टडी। आपको पता है हिमेटोटर्म आई इसके हीमोग्लोबिन वाले पार्ट से। ठीक है, ब्लड में हीमेटो और लोगोज यानी स्टडी। ठीक है, तो स्टडी जो होगी ब्लड की उसको बोलेंगे हेमेटोलॉजी के अंडर आएगी वो। ठीक है, अब हम छोटी छोटी सी बातें इसके बारे में, इसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को देख रहा हूं मैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में छोटी छोटी बातें बता रहे हैं हम लोग। देखो, सबको पता है, अपने को ध्यान है कि ये रेड कलर्ड है। ठीक है, रेड कलर क्यों है ये भी हमको पता है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड है, लेकिन फिर भी रेड कलर्ड है, ओपेक है बिल्कुल। ठीक है, विस्कस है काफी, बिल्कुल बिल्कुल भी फ्लूइडिटी नेचर है, थोड़ा विस्कस है। ठीक है, और मोटाइल, रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि बिल्कुल लिक्विड है प्रॉपरली और कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और रेगुलर मूविंग करता रहता है, डिफरेंट सब्सटेंस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। ठीक है, तो वो कहानी हुई ब्लड को लेके। अब अपन अगली बात कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात, यही रेड कलर को हमने क्या दिखाया है, बताया कि ये किसकी वजह से होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, कौन, हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से कलर रेड होता है। ठीक है, ये कॉमन सी इंट्रो की बातें हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनकी क्वांटिटी की, तो अडल्ट मेल में इसकी क्वांटिटी होती है 5 to 5.5 लीटर्स। ठीक है, और अडल्ट फीमेल में इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 4.5 to 5 लीटर। ठीक है, तो ये हमने छोटी छोटी बातें की हैं ब्लड को लेके, क्योंकि ब्लड अगर हम पढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर उसका इंट्रो, आपको प्रॉपर उसकी कैरेक्टरिस्टिक छोटी छोटी उसकी बातें पता होनी जरूरी है। इनसे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार आपको देखना जरूरी है। और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आगे वाले सारे चैनल्स में आप ये चीजें देखते रहते हैं जगह जगह पे, तो बहुत कॉमन चीजें हैं, इसलिए ब्लड का पूरा टॉपिक बिल्कुल कॉमन रहेगा। समझ गए, बिल्कुल कॉमन टॉपिक है। ठीक है, जो आपको नॉर्मली बहुत अच्छे से इजीली गो थ्रू होके भी निकल गए तो हमें समझ में आ जाएगा। याद करने की, लर्न करने की, कोई भी रटने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, एक आध दो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनती है, बाकी सारी चीजें सिंपल सिंपल निकलेंगी इसमें। ठीक, अब देखते हैं अपन कंपोजिशन किसका, ब्लड का। अब ब्लड का कंपोजिशन का मैंने हमेशा क्या है, मैं आपको बता रहा था, मैं फ्लो चार्ट जरूर दिखाऊंगा, और ब्लड का जो कंपोजिशन है उसका पूरा फ्लो चार्ट हम यहाँ बना के डिस्कस कर रहे हैं। क्यों, मैं सारी चीजें जब तक ये पढ़ते जाएंगे और ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा तक अपन डिस्कस रेगुलर सारी चीजें करेंगे। अब है क्या, सबसे पहले तो ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है 45%, ठीक है, ब्लड कॉर्पसेल्स में क्या आपकी क्या आएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो ये ब्लड कॉर्पसेल्स हैं ये एक्चुअल में 45% मिलती है ब्लड के कंपोजिशन में, और 55% क्या मिलता है, प्लाज्मा का पार्ट। ठीक है, 55% मिलेगा प्लाज्मा का पार्ट, ये प्लाज्मा पार्ट। ठीक है, तो ये कंपोजिशन 100% का हमने बता दिया है कि 45% तो ब्लड कॉर्पसेल्स होंगी और बाकी क्या होंगी आपकी प्लाज्मा वाला कंटेंट, तो प्लाज्मा ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी ब्लड कॉर्पसेल्स में, मैंने अभी भी आपसे बात की कौन कौन मिलेगा, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी। ठीक है, इरिथ्रोसाइट और आरबीसी का केस, दूसरा ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आपकी, और तीसरा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट तो आपकी आरबीसी आई जो ब्लड को कंपोजिशन कर रही है, मेन सबसे ज्यादा सेल। उसके बाद क्या है, ल्यूकोसाइट की बात आई, ल्यूकोसाइट में आपकी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सारी आएंगी जितनी भी, बेसोफिल, एओसिनोफिल। और प्लेटलेट्स क्या है, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं वो प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आप देखेंगे तब इनके बारे में बताएंगे, और लास्ट में इनको अलग से भी देखेंगे अपन। ठीक है, अब देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। अब डब्ल्यूबीसी को फिर से बांटा अपन ने किसके बेसिस पे, ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस है और एब्सेंस है, ग्रेन्यूल मिलती है इनमें। ठीक है, कुछ ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती हैं अंदर साइटोप्लाज्म में, तो उन्हीं की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में तो आप क्या जाएंगे, एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये तो आ गई आपकी ग्रेन्युलोसाइट में, और बाकी बची जो दो हैं आपकी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, वो आ जाएंगी किसमें, एक ग्रेन्युलोसाइट में, उनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं मिलती, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलती हैं, इसलिए उसको ग्रेन्युलोसाइट बोल दिया। ठीक है, ये कॉमन फंडा, अपन फ्लो चार्ट देख रहे हैं कैसे हम आगे की तरफ चलेंगे ताकि हमें आइडिया हो। अब ईसीएम में सबको पता है कि ये वही कहानी है भैया, कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखेंगे हम, सेल और ईसीएम। ठीक है, मैंने क्या बताया, या तो उसमें सेल होंगे या ईसीएम होगा, तो सेल जो है जो हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब हम क्या किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ईसीएफ की या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की या प्लाज्मा की। इसमें हमेशा की तरह अपने पास दो चीजें, क्या, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स। ठीक है, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस और एक फाइबर्स। अब फाइबर्स तो देखो हमने बिल्कुल कुछ नहीं डाला है कि फाइबर एक्चुअल में है ही नहीं, ब्लड फ्लो क्यों कर रहा है, अगर फाइबर वाइबर सब अपन ने घुसेड़ दिए इतनी सारी चीजें सेल ऑर्गेनल वगैरह, तो ब्लड फ्लो करना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए फाइबर्स को तो हमने डायरेक्ट डाला है, और ग्राउंड सब्सटेंस में हमने बातें की। ग्राउंड सब्सटेंस में क्या लिखा है, एक तो वाटर, लिक्विड है ऑब्वियस सी बात है, 90 से 92% वाटर है। ठीक है, और सॉलिड पार्ट, कुछ सॉलिड पार्ट भी मिलता है, और सॉलिड पार्ट में 8 to 10% चीजें हैं बस, बाकी सब लिक्विड है इसीलिए बह रहा है। उसके अलावा सॉलिड पार्ट भी फिर हमने दो तरह के डिवाइड किए, कौन कौन से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इनको लेके ऑर्गेनिक की। अब ऑर्गेनिक में आपके कौन से आ जाएंगे, एक तो प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होंगे आपके, प्लाज्मा प्रोटीन जो आपके होंगे वो पर्टिकुलर मिलेंगे आपके एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। ठीक है, ये मैंने प्लाज्मा प्रोटीन को भी बता रखा है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे आपके पर्टिकुलर प्लाज्मा प्रोटीन हो जाएंगे। एक्चुअल में ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो चारों मैंने यहां पे दिखाए हैं। ठीक है, आपको ये चारों मैंने प्लाज्मा प्रोटीन दिखा दिए। अब एल्ब्यूमिन जो है, इनके काम में आपको जब ये डिस्कशन करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, एक फ्लो देख रहे हैं कि कहां पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने क्या किया, डिफेंस कंपाउंड देखे। ठीक है, डिफेंस कंपाउंड ऑब्वियस बात है, ब्लड में ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में डिफेंस में करते हैं बॉडी को, जैसे लाइसोजाइम और प्रोपाडीन। अब डब्ल्यूबीसी वगैरह का तो वो जो फेगोसाइटिक फंक्शन है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जो आपको पता है नॉर्मली, लेकिन एक्चुअल में डिफेंस कंपाउंड क्या है, डिफेंस कंपाउंड ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो छोटा मोटा डिफेंस का फंक्शन देते हैं, जैसे लाइसोजाइम हो गया आपकी लार में। ठीक है, ऐसे प्रोपाडीन, तो ये भी एक सेलुलर मटेरियल है जो डिफेंस देते हैं, इसलिए इनकी बात करेंगे। उसके बाद डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो डाइजेस्ट हो चुके हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको क्या, उनको भी ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है, इसलिए इनमें बात कर रहे हैं, इसकी ब्लड में ही उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, आपका ब्लड कर रहा है, जब जाके। ठीक है, उसके बाद आपके रेगुलेटरी केमिकल, आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये भी कौन लेके जा रहा है, एक सोर्स है, इनके सोर्स तक, टारगेट तक, या फिर जो भी टारगेट तक इनको पहुंचा कौन रहा है, ब्लड पहुंचा रहा है, ब्लड में जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अदर केमिकल्स लाइक मेडिसिन वगैरह, ये सब जो अपन लेते हैं ठीक होते हैं, वो एक्चुअल में वो आगे सर्कुलेट कौन कर रहा है,
ये ब्लड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक पार्ट की बात करें तो इनऑर्गेनिक पार्ट में कुछ खास नहीं, केवल और केवल आपके जितने मिनरल आयंस आएंगे या फिर आपके ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लो या गैसेस को ले लो, ये सारे 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 क्या हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक पार्ट में चले जाएंगे। तो ये कंपोजिशन का अपन ने फ्लो चार्ट देखा है कि कंपोजिशन कैसे हुआ है सेल्स और ईसीएम में हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले पर्टिकुलर स्लाइड पे, जिसपे अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड कॉर्पसल्स को। और ब्लड कॉर्पसल्स में भी मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया किसको, एरिथ्रोसाइट को, ठीक है। एरिथ्रोसाइट है क्या, एक्चुअल में एरिथ्रोसाइट सबसे पहले क्यों बताया मेरे को मैंने, ब्लड कॉर्पसल्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली, सबसे ज्यादा, ठीक है, वो है एरिथ्रोसाइट। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। और ये हमने आपको एक डायग्राम दिखाया एरिथ्रोसाइट का। देखो एरिथ्रोसाइट एक कॉइन लग रहा है, पूरा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बस धसा हुआ है अंदर की तरफ, उधर से भी इधर से भी। तो एक कॉइन की तरह ये रेड ब्लड कॉर्पसल्स इसलिए बोला रेड है। कलर रेड क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन कंटेन करते रहा। समझ में आ गई बात, तो इसीलिए इसकी कलर रेड दिखाई देती है आपको, ठीक है। अब अपन एक बेसिक चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हमने लिखी, टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड। एक ब्लड के सैंपल में जितनी आपको नंबर ऑफ कॉर्पसल्स दी हुई हैं उसको बोला जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। जिसमें जो भी आपको सैंपल ऑफ ब्लड दिया गया है उसमें ब्लड कॉर्पसल्स का जो भी नंबर है उसको क्या बोलेंगे, किसी भी ब्लड कॉर्पसल्स का हो, जितना भी ब्लड कॉर्पसल्स का नंबर है वो होगा पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्योंकि हमें जाना छोटी छोटी चीजों को लेके है। अब हम नंबर ऑफ आरबीसी, अब आरबीसी के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन एरिथ्रोसाइट की। पहले तो अपन ने कहा टोटल जो ब्लड कॉर्पसल्स है वो तो क्या हो गई, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और आपकी नंबर ऑफ आरबीसी जो है उसमें वो क्या हो जाएंगी, आपकी हीमेटोक्राइट वैल्यू। हेमेटोक्राइट वैल्यू, ये हेमेटोक्राइट वैल्यू क्या है, आरबीसी का, एरिथ्रोसाइट का जो नंबर होगा उसमें उसको बोलेंगे हेमेटोक्राइट वैल्यू, आरबीसी के नंबर को बोलेंगे। जो भी पैक्ड सेल वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया नंबर ऑफ आरबीसी इन पीसीवी। जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है उसमें अगर पर्टिकुलर आप आरबीसी का नंबर देखो तो वो क्या हो जाएगी, हेमेटोक्राइट वैल्यू हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी के आरबीसी में, आगे बढ़ रहे हैं। अभी अपन नंबर ऑफ आरबीसी की बात कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ आरबीसी में सबसे पहला आपकी 1 mm क्यूब, ध्यान से देखना बेटा, 1 mm क्यूब की बात हो रही है। ये टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितने में, 1 mm क्यूब में जितनी भी नंबर ऑफ आरबीसी है वो उसका क्या हो जाएगी, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही ऐसा है कुछ लर्न करना है, आपको खुद ही याद आ जाएगा। एरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं अपन आरबीसी की, ठीक है, एरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं और 1 mm क्यूब में उसका जितना भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, टीसी हो जाएगा, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट, ठीक है कि नहीं, आसान। तो उसके बाद देखो, अब दूसरी बात, टीईसी ऑफ मेल, ठीक है, नॉर्मल टीईसी मेल में, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन मेल जो है उसमें टीईसी की बात करें तो 5 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब, पर एमएम क्यूब में इतनी सारी है, ठीक है। लेकिन यही केस आप जब फीमेल के केस में देखोगे तो फीमेल में क्या होगा, 4.5 to 5। समझ में आ गई बात है। अब सुनो कहानी क्या है, कहानी है ऐसी क्यों बनी है, ठीक है, ऐसी क्यों बनी है। फीमेल में एक सोचने वाली बात है कि फीमेल में कम क्यों है आरबीसीज, ठीक है, जबकि मेल में ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो टीसी फीमेल का कम क्यों है, क्यों, मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। एक्चुअल में इसका जो प्राइमरी रीजन है, जो फर्स्ट रीजन जो अपन मान सकते हैं प्राइमरी रीजन, वो एक्चुअल में होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है फीमेल में, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज करता है क्या, एरिथ्रोपोइसिस को, एरिथ्रोपोइसिस को डिक्रीज करता है वो। समझ में आ गई बात। तो एरिथ्रोपोइसिस को डिक्रीज करना मतलब ब्लड के फॉर्मेशन को, एरिथ्रोपोइसिस है क्या, ब्लड का फॉर्मेशन करना, और उस ब्लड के फॉर्मेशन को ये ईस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज करता है। पहली बात तो ये प्राइमरी रीजन। दूसरी बात क्या है, दूसरा बात ब्रीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल किसके थ्रू गुजरती है, अंडर गोज थ्रू ब्रीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ। इसीलिए फीमेल का क्या होता है, ये पर्टिकुलर दो रीजन जिनकी वजह से फीमेल में जो आपका टीसी काउंट होता है वो डाउन होता है, कम होता है एज कंपेयर टू मेल के, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर रीजन, प्राइमरी रीजन ईस्ट्रोजन जो कि एरिथ्रोपोइसिस को डिक्रीज करता है, और दूसरा रीजन आपका
पर्टिकुलर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो ब्लीडिंग फेज है, जहाँ पे आरबीसीज वगैरह डिस्ट्रॉय मतलब खराब होती हैं या फिर पोर आउट होके निकलती हैं वेजाइनल कैनाल के थ्रू, तो उसमें जो ब्लीडिंग फेज में भी ये क्या होता है, ये लॉस होता है ब्लड का, तो इसीलिए टीईसी जो होती है वो एज कंपेयर टू मेल के फीमेल में कम होती है। ठीक है, अब हम छोटी छोटी बातें देखेंगे। तो हमने देख लिया नंबर, ठीक है। अब नंबर मान लो बढ़ गया, ठीक है, तो नंबर अगर बढ़ गया तो उसके लिए टर्म क्या आएगी, एरिथ्रोसाइटोसिस। समझ रहे हो बात को, एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस क्या है, इंक्रीज इन टीईसी। टीईसी में अगर नंबर इंक्रीज हो तो उसको एरिथ्रोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक है, अब यही हमने एक और छोटी सी टर्मिनोलॉजी ऐड की है, पॉलीसाइदीमिया। क्यों ऐड किया उसका रीजन बताता हूं। ये भी देखो कॉमन इन लिविंग, मैंने एक ही लाइन डाली है यहाँ पे, कॉमन इन पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। ठीक है, पहाड़ों पे जो हिली एरियाज, माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं, उनमें जो आरबीसी काउंट होता है, जो टीईसी है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, इंक्रीज रहता है वो टीईसी उनमें, इंक्रीज क्यों रहता है, क्योंकि एक्चुअल में जब हाई एल्टीट्यूड रीजन पे आप जाते हैं, सॉरी इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। एक्चुअल में जब आप हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो वहां होता क्या है, वहां एयर का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर ये होता है कम, इसीलिए PO2 का लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये भी PO2 भी क्या मिलती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, कम होता है। अब आप सांस लेंगे, अब एक्चुअल में जो आपकी ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती है, उसमें एक्चुअल में ये जो गैसेस का इंटर एक्सचेंज होता है वो किसके बेसिस पे होता है, मेनली डिफ्यूजन के बेसिस पे। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो है उसके बेसिस पे जब अंदर आती है एयर, ठीक है, जैसे बाहर अपने अंदर का पार्शियल प्रेशर कम है तो अपन क्या करेंगे, सांस से खींचेंगे तो बाहर का जो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उससे अपने अंदर आ जाएगी। ठीक है, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। लेकिन यही बात अगर अपन हाई एल्टीट्यूड के रीजन में देखें तो वहां तो पहले से ही लो है, समझ गए, तो पहले से ही लो है वो पर्टिकुलर रीजन, इसीलिए उस जगह पे जब पार्शियल प्रेशर पहले से ही कम है तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी इसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, और कंपनसेट करने का एक ही इलाज, वो क्या करेगी, आरबीसी के नंबर को बढ़ा देगी। समझ में आ गई बात, तो आरबीसी के नंबर को बढ़ा देगी। तो लिविंग एरिया जो ये सॉरी जो आपने हायर एल्टीट्यूड रीजन में जो लोग मिलते हैं, मैंने ये क्या लिखा, कॉमन इन पीपल लिविंग इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज में माउंटेन हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनमें आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ रहता है पहले से। ठीक है, तो वो अलग कंडीशन नहीं है, इरिथ्रोसाइटोसिस डिफरेंट कंडीशन है। आपकी नॉर्मल ये बढ़ गई तो नॉर्मली आप क्या बोलोगे, इंक्रीज इन टीसी, तो आप टर्म दोगे इरिथ्रोसाइटोसिस। लेकिन अगर हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन में देखें तो वहां पे वैसे ही बड़ी रहती है, हमेशा बॉडी कंपनसेट करती है उसको, तो वो बड़ी जो रहती है उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइदीमिया। तो दोनों कंडीशन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट थी, इसलिए मैंने यहीं पे क्लियर की वो। ठीक है, अब ऐसे ही अगर बढ़ रही हैं तो कम भी हो सकती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कम के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी दे दी, क्या, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, अगर टीईसी में टीईसी टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट में कमी आए तो उसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। समझ में आ गई कहानी। तो ये दो अच्छी जो अपन ने ये जो टर्मिनोलॉजी हमने पता होने, नंबर ऑफ आरबीसी इसको समझना जरूरी है, और ऐसा क्यों है इनके दोनों के पर्टिकुलर रीजन भी। ठीक है, तो ये केवल इंटरकनेक्टेड चीजें थी, इसलिए एक के बाद एक बात करते हुए निकल गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला है शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो शेप और साइज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो शेप जो है वो साइज सर्कुलर होगी, शेप सर्कुलर होगी। हमारी जो आरबीसी है वो सर्कुलर मिलती है, इसीलिए इसको सर्कुलर दिखाया हमने। ठीक है, दूसरा बाइकॉनकेव होगी। बाइकॉनकेव समझते हो ना, दोनों तरफ से केव हैं। ठीक है, और बाइकॉनकेव आप जानते भी, बाइकॉनकेव एक्चुअल में बाइकॉनकेव होती क्यों है, बाइकॉनकेव क्या फंडा है बाइकॉनकेव का, उसको भी देखेंगे एक बार के। और मैं केवल 3 टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, सर्कुलर उसकी शेप ये रही सर्कुलर, उसका बाद बाइकॉनकेव, ठीक है, इन्यूक्लिएटेड, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनल तो लगभग सारे एब्सेंट होंगे, उसका रीजन यही है। क्यों एब्सेंट है न्यूक्लियस उसमें, क्योंकि भाई डिविडेशन तो करना नहीं है उसको, उसका काम क्या है, उसका एक्चुअल में काम है ब्लड को फ्लो करवाना। और अगर आप हर्डल डाल दोगे बीच में, इतने सारे सेल ऑर्गेनल वगैरह कुछ भी जो हर्डल डाल दोगे तो ब्लड फ्लो कैसे होगा। ठीक है, इसलिए हमारी आरबीसी में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता, इन्यूक्लिएटेड है ये आरबीसी। ठीक है, दूसरी बात, बाइकॉनकेव क्यों है, बाइकॉनकेव क्या है, कॉनकेव, इसमें क्या बन रही है, केव, देखो। ठीक है, तो ये क्या कर रही है,
एक्चुअल में बाइकॉनकेव होने की वजह से सरफेस एरिया जो है इसका वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अटैचमेंट के लिए सरफेस बढ़ रही है तो अटैचमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, अटैचमेंट इंक्रीज होगा किसका, O2 मॉलिक्यूल्स का। समझ में आ गई बात, तो इसलिए बाइकॉनकेव हो गया और सर्कुलर इसकी शेप, ठीक है। अब साइज भी आप देख सकते हो, वैसे तो कोई मतलब ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस देनी नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। सर्कुलर जो है उसका 7.5 माइक्रोन में ये डायमीटर वाला केस हो गया। अगर आप इसको बाइकॉनकेव के बेसिस पे भी देखो तो पेरीफेरी पे, ये पेरीफेरी वाला फंडा है, पेरीफेरी पे तो इसका ये पर्टिकुलर 1 माइक्रोन, और सेंटर में अगर आप देखें इसको तो ये क्या हो गया इसका 0.5 माइक्रोन, ठीक है। ये इसके साइज हो जाएंगे, जो कि इतनी मेजरेबल बात नहीं है, लेकिन आपको शेप ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कौन सी होती है हमारी आरबीसी जो होती है वो सर्कुलर होती है, बाइकॉनकेव होती है और इन्यूक्लिएटेड होती है। समझ में आ गई बात। अब इसमें एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केस देख लो, कैसे आपकी ह्यूमन एम्ब्रायो की आरबीसी, ह्यूमन एम्ब्रायो की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। समझ में आई बात। ह्यूमन एम्ब्रायो में न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस मिलता है उसमें। समझ में आ गई बात, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ह्यूमन एम्ब्रायो में। क्यों, एक्चुअल में क्या है, हम जब मतलब एम्ब्रियोनिक लेवल पे इन प्रॉपर सेल ऑर्गेनल वगैरह सब रहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हटते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। उसकी इरिथ्रोसाइट की बहुत अलग अलग स्टेजेस आती हैं, नॉर्मोब्लास्ट, अलग अलग स्टेजेस हैं, जो हम अभी मतलब इतना डीप जाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमन एम्ब्रायो जो है उसमें क्या है, धीरे धीरे जब सेल ऑर्गेनल वगैरह डिस्ट्रॉय होते हैं इस आरबीसी में से, तो न्यूक्लियस उसमें रहता है। बाद में वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो खत्म हो जाती है। एम्ब्रियोनिक टाइम में ही रहता है बस न्यूक्लियस, उसके बाद नहीं रहता। उसके बाद अडल्ट में कोई न्यूक्लियस, मैंने लिख दिया है साफ साफ, इन्यूक्लिएटेड है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस अलग से देख लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, परम आते हैं आपके सारे, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स की हमने बात ऊपर कर ली है, इसलिए ये तो मैंने ऐसे लिखा है, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स और फैमिली कैमेलिडी। कैमेलिडी हमारी मैमल्स की फैमिली है, ठीक है, ऑफ मैमल्स। तो इनकी जो शेप होती है वो हमारे कंपेयर में काफी डिफरेंट होती है। ये जो ओवल शेप की रखते हैं, मैं यहीं बना देता हूं, इनकी शेप कुछ ओवल होती है आरबीसी की, ठीक है, ओवल है, ठीक है। ये देखो, ये कौन हमारी क्या है, कॉनकेव है, इनकी कॉन्वेक्स है, ये देख लो, इनके में केव नहीं बन रही है, तो सरफेस एरिया हमारे कंपेयर में डाउन है इनका, ठीक है, और न्यूक्लिएटेड है। समझ में आ गई बात। तो ये किसकी हो गई, ये इनकी आरबीसी हो गई इस पर्टिकुलर फंडे में, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस जो हमें आपको अलग से डिस्कस किए, ठीक है। तो हमने अब शेप एंड साइज की भी बात कर ली है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी की। ये इंपॉर्टेंट फंडा, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी। एक्चुअल में ये स्ट्रोमेटिन प्रोटीन जो है, स्पेशल स्ट्रोमेटिन प्रोटीन जो है, ये आरबीसी को, ये स्ट्रोमेटिन प्रोटीन आरबीसी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी प्रोवाइड करवाता है कि वो कम डायमीटर, लेस डायमीटर वाली से भी, लेस डायमीटर की जो ब्लड वेसल्स है आपकी, उससे भी पास थ्रू हो जाती है, ठीक है। लेस डायमीटर वाले से, खुद के डायमीटर से भी कम डायमीटर वाली जो है उस ब्लड वेसल से भी क्या होती है, पास थ्रू हो जाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाता है, ये स्ट्रोमेटिन प्रोटीन की वजह से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्ट्रोमेटिन प्रोटीन जो आरबीसी में मिलता है, वो क्या करता है, वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो आज एक जीआईएफ आपके लिए दिखाएं इसको, इसमें आराम से आपको नजर आएगी। देखो नॉर्मली ये जो आरबीसी की बात देखो, ये आरबीसी है, कंपेयर कॉमन आरबीसी है, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखो, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि किसी भी तरीके की अपनी शेप बना सकती है स्क्वीज करके। तो बड़ी इवन छोटी फाइन ब्लड वेसल जो है उनमें से भी ये क्या होती है, ऐसे स्क्वीज करके मूवमेंट करके निकल जाती है। वो किसकी वजह से, वो इस फ्लेक्सिबिलिटी जो आई है वो स्ट्रोमेटिन प्रोटीन की वजह से है, ठीक है। तो स्ट्रोमेटिन, इस स्ट्रोमेटिन प्रोटीन की वजह से। समझ में आ गई बात। तो ये तो हो गया स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, ठीक है। एक इसकी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो एक और बात हम करते हैं आगे, वो करेंगे किसके बारे में, एक सेकेंड बच्चा, नेक्स्ट रोलेक्स फिनोमेनॉन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसको दिखाता भी, रोलेक्स फिनोमेनॉन है क्या। रोलेक्स देखो क्या है, फंडा आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है
उसके ऊपर एक प्रोटीन मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इट इज अ स्टिकी प्रोटीन, स्टिकी प्रोटीन है एक। ठीक है, स्टिकी प्रोटीन है। लेकिन होता क्या है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप ना ब्लड फ्लो को स्टॉप करवा दे, ठीक है, ब्लड फ्लो को आपने रोक दिया, तो आरबीसी क्या होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, लाइक ए कॉइन ऑफ, पाइल ऑफ कॉइन की तरह। ठीक है, एक सिक्कों के एक के ऊपर एक सिक्का रख दें तो वो वाली कंडीशन देखो, ये एक के ऊपर एक रखी हुई है सारी। ठीक है, वो इस कंडीशन को बोलते हैं रोलेक्स फिनोमिनॉन। ठीक है, रोलेक्स फिनोमिनॉन बोलते हैं इसको, किसको, और ये किस वजह से होती है, इस फाइब्रिनोजन स्टिकी प्रोटीन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, उसकी इस पे सरफेस पे जो प्रेजेंस है, उसकी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ये पाइल ऑफ कॉइन में आराम से अरेंज हो जाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ जाती है। ठीक है, दैट कॉल्ड रोलेक्स फिनोमिनन। ये स्ट्रक्चर की बातें हैं, थोड़ा थोड़ा जो रेगुलर पॉइंट्स में आती हैं अपने। उसके बाद देखो एक और फिनोमिनन आपको बताते हैं, दैट इज पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। अब देखो मान लो ये आरबीसी है, ठीक है, ये आरबीसी है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये Na+ को इनसाइड नहीं आने देती। ठीक है, ये लिख दिया हमने, आरबीसी डजंट अलाउ Na+ टू कम्स इनसाइड इट। मतलब Na+ को, Na+ यहां से क्या जाएगा, बाहर जा सकता है, लेकिन अंदर Na+ नहीं आएगा। ठीक है, और K+ को बाहर नहीं जाने देती, K+ को बाहर नहीं जाने देगी। ये आरबीसी, ये डिफरेंशियल परमियाबिलिटी है एक तरह से, आरबीसी की ये जो डिफरेंशियल परमियाबिलिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन। डोनेंस साइंटिस्ट के बेस पे, डोनेंस जिन्होंने इसके बारे में बताया, इसको स्टडी किया और उसके बारे में देखा जब ये कि Na+ को अंदर अलाउ नहीं करती और K+ को बाहर जाना अलाउ नहीं करती, ये उसकी पर्टिकुलर डिफरेंशियल परमियाबिलिटी है। और ये जो फिनोमेना है, इसको अपन ने डोनेंस ने खुद का नाम दिया, डोनेंस फिनोमेना। ठीक है, इसलिए डोनेन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इस मेम्ब्रेन को, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसको डोनेन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो नाम इसी के बेसिस पे पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रक्चर के बेस पे आपको छोटी छोटी चीजें पता होना जरूरी है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सेल ऑर्गेनल की बातें। ठीक है, सेल ऑर्गेनल में मैंने अभी आपको बताया सेल ऑर्गेनल मिलेंगे ही नहीं। अगर सेल ऑर्गेनल मिल गए तो भैया फ्लो कैसे होगा ब्लड का, सेल ऑर्गेनल में तो ब्लड का ही फ्लो बंद हो जाएगा, इसीलिए सेल ऑर्गेनल इसमें मिलते ही नहीं है। तो मैंने यहां लिख दिया ऑल सेल ऑर्गेनल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस आर एब्सेंट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आरबीसी। अब फर्क क्या पड़ेगा, अब एक एक सेल ऑर्गेनल को लेके चलो कि फर्क क्या पड़ सकता है उसके नहीं होने से। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में सपोर्ट करता है, तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी तो क्या हो जाएगा, खत्म होगा कि नहीं होगा। भाई एक्चुअल में क्या है, आपका जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, उनमें दो तरह के पाथवे चलते हैं। ठीक है, जो आप फर्दर स्टडीज में आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एक आपके ग्लाइकोलाइसिस पाथवे होता है, एक होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के जितने भी एंजाइम है वो मिलते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, लेकिन जो आपके दूसरे वाले हैं क्रेब्स साइकिल वाले, वो मिलते हैं, वो एंजाइम, उसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट है, इसलिए आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होता। ठीक है, तो यही बात हमने लिखी है नेक्स्ट में भी। सो आरबीसी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम रेस्पायर्स, कैसे रेस्पायर करेगी, एनारोबिकली। समझ में आ गई बात, आरबीसी पूरे लाइफ टाइम अपने एनारोबिकली ही रेस्पायर करेगी, क्योंकि उसके पास एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाथवे तो हैं, लेकिन एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के एब्सेंस की वजह से। इसीलिए आरबीसी हमेशा और ऑब्वियसली रेगुलर काम करिए, हमेशा एनारोबिकली रेस्पायर करेगी। ठीक है, वहां ये डिफरेंस आपको बताएंगे, ये एरोबिक एनारोबिक क्या होता है। नेक्स्ट बात, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी सब एब्सेंट है, और कुछ भी नहीं है तो ना तो आपके कोई इंट्रासेलुलर प्रोटीन बनेंगे, ना ही आपके कोई एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनेंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात हमें जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस नहीं है तो डिवीजन का तो मतलब ही नहीं बनता, इसलिए आरबीसी नेवर डिवाइड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, कभी भी आरबीसी डिवाइड नहीं होती। समझ में आ गई बात। अरे भाई न्यूक्लियस होगा तो कुछ आगे समस्या बनेगी, कुछ प्रोटीन वगैरह बन के कोई भी काम होगा,
अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो डिविडेशन का मतलब ही नहीं है। तो एक जितने भी इनका लाइफ टाइम होता है हमेशा एनारोबिकली रेस्पायर करेगी, कोई एक्स्ट्रा सेलुलर कोई इंट्रासेलुलर प्रोटीन नहीं बनाएगी और ना ही कभी डिवाइड करेगी। अब सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीजें खराब है, लेकिन एक्चुअल में अगर ये नहीं हुआ, ये इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि इसका काम क्या है, ब्लड को फ्लो करना। अगर इसमें बीच में हर्डल्स इतनी सारी अपन टिका देंगे तो फ्लो कैसे होगा ब्लड, इसीलिए इसमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं मिलता है, केवल ब्लड फ्लो के काम में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं अपनी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की, और ये जो मैकेनिज्म है ये एक्चुअल में ब्लड क्लॉट होता कैसे है उसकी बातें हैं। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को उतना ओवरव्यू नहीं लेते हैं, इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, लेकिन हम बहुत छोटे लेवल पे इसके फैक्टर्स डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इसको नॉर्मल फिगर बताएंगे आपको जो आपको इजीली समझ में आएगा, उसमें ज्यादा पेन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, आप जब गिर जाते हैं, जब आप लग जाती है तो ब्लड क्लॉट करता है वहां पे। ठीक है, वो फट जाता है, जो भी आपके लगी करी है उस जगह पे क्या होता है, पर्टिकुलर ब्लड क्लॉट करता है, तो क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखने को मिलती है। वही क्लॉटिंग मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने जो बात की, इसके लिए सबसे जो प्रॉपर जो प्रिंसिपल दिया गया वो मैकफर्लेन की कैस्केड थ्योरी थी, जिसको सबसे ज्यादा माना गया। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी गिवन ऑन बीसीएम इज कैस्केड थ्योरी गिवन बाय मैकफर्लेन। ठीक है, मैकफर्लेन ने जो कैस्केड थ्योरी दी वो इसका सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड वो है पर्टिकुलर प्रिंसिपल। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें 13th फैक्टर 13 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से 6th को रिजेक्ट कर दिया गया है और केवल अब इसमें मतलब 12 फैक्टर बाकी हैं। ठीक है, 13 फैक्टर हैं, मैं 13 के आपको नाम बताऊंगा। एक्चुअल में वो एक के बाद एक काम करते हैं, उनके जो ऑर्डर है वो बिल्कुल रेगुलर है, लेकिन उनमें से एक 6th को रिजेक्ट कर दिया गया है, बाकी सब वैसे के वैसे हैं, इसलिए हमने ये दिखाया है। ठीक है, तो ये सारे आपके फैक्टर जाएंगे। एक तो फाइब्रिनोजन पहला नंबर 1, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, सारा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये ब्लड क्लॉटिंग में, हर स्टेप में काम आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप तो केवल मेन को ध्यान रख रहे हैं हम तो। ठीक है, प्रो एसेलरिन लायबल फैक्टर, ठीक है, एसेलरिन यही रिजेक्ट हुआ है एसेलरिन। उसके बाद स्टेबल फैक्टर 7th, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 1st, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 2nd या क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं इसको। 10th जो है आपका स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th जो है वो एंटीसीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट 12th जो है वो है हेगमैन फैक्टर, और लास्ट एंड फाइनल फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13th फैक्टर जो लास्ट में आपके काम करता है फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए। मैं आपको सारी मैकेनिज्म अभी बता रहा हूं। ये एक्चुअल में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, आप ये मैं लिख देता हूँ पीटी, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ये आपके 13 फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतने सारे फैक्टरों को करके इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। आपके लेवल पे जितना ये है हम उतने ही फैक्टर मिनिमम जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब एक्चुअल में एक और छोटी छोटी बातें बता देता हूं मैं आपको इस पे। एक तो ये लिवर, ठीक है, लिवर में फॉर्म होते हैं ये सारे फैक्टर जो हैं, ये सारे फैक्टर जो हैं एक्चुअल में ये लिवर में फॉर्मेशन है इनका। ठीक है, ऑल फैक्टर्स फॉर्म्ड हेयर। ठीक है, और विटामिन के एसेंशियल है किसके लिए, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है बीसीएम जो है उसके लिए एसेंशियल है ये। ठीक है, तो लिवर और विटामिन के मैंने इसलिए लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि लिवर में सारे फैक्टर बनते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सारे वहीं फॉर्म होते हैं, और विटामिन के एसेंशियल है आपकी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये दो बातें और की। अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपको इंजरी हुई। ठीक है, इंजरी जब होगी तो आपके एपिथेलियल टिश्यू रप्चर करेगा, आपको कनेक्टिव टिश्यू रप्चर करेगा, और कनेक्टिव टिश्यू के रप्चर करते ही आपकी क्या होगी, मास्ट सेल। याद हो तो मैंने कनेक्टिव टिश्यू का पीछे जो लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बात की थी, मास्ट सेल क्या है, मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की सेल्स थी, और वो सेल कैसी थी, वो एक्चुअल में 3 टाइप के सीक्रेशन निकालती थी, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, 3 तरह के सीक्रेशन, और इसीलिए मास्ट सेल गेट्स एक्टिवेटेड एंड उन्होंने क्या रिलीज किया, हिस्टामिन को रिलीज किया। हिस्टामिन का काम क्या होता है, हिस्टामिन होता क्या है, एक्चुअल में हिस्टामिन जो है वो क्या है,
मैंने वहां भी बताया था, एक्ट एज, ठीक है, वैसोडायलेटर। समझ में आ गई बात? हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, और ब्लड वेसल को डायलेट करते क्या होगा? बीपी आपका कम हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके वहां इंजरी लगी हुई है, वहां पे बीपी को क्या करना है? कम करना जरूरी है। क्यों? अब अगर प्रॉपर फ्लो में बहता रहेगा तो और तेजी से बाहर निकलेगा ना, ब्लड ज्यादा लॉस होगा। इसीलिए वहां पे क्या, मास सेल एक्टिवेट होती है उस पर्टिकुलर इंजरी के पार्ट पे, और उस इंजरी के पार्ट में क्या होती है? मास सेल के एक्टिवेट होते हैं, हिस्टामिन रिलीज होता है और आपका ब्लड फ्लो को, बीपी को डाउन करवा देता है सबसे पहले, ताकि वो ब्लड फ्लो तो तब भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू पहले के। फिर उस केस में क्या होगा? जैसे ही बीपी इंक्रीज होगा, बीपी डिक्रीज हो गया, अब क्या होगा? प्लेटलेट्स आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी, सब एक साथ इकट्ठी होंगी और रिलीज करेंगी क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जहां से मैकेनिज्म स्टार्ट होगी उसको वापस से, क्योंकि फट गया है जब टिश्यू, तो उसको वापस से जोड़ना। समझ में आ गई बात? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन की बात आ जाएगी, ठीक है। अब कहानी क्या है? अब ये अपन इन पे रखे, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है एक्चुअल में, ये कनेक्टेड टिश्यू जो रप्चर हुआ है, ब्लड कैपिलरीज भी रप्चर होंगी जिससे आपका ब्लड बह रहा है, ये वॉल्स उनकी रप्चर हो गई, ठीक है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका रिलीज हो गया। वो सारी मैकेनिज्म वहां दिखा दिए कि कैसे वो पार्टिकुलर पार्ट में रिलीज हुआ है। तो मैंने दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही रखा है दोनों तरफ, देखो मतलब कहानी किससे स्टार्ट हो रही है? थ्रोम्बोप्लास्टिन से, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने दिखा दिया। अब क्या करते हैं? अब हम इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे पूरा आ नहीं पाया इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं इसको, आगे का आपको फंडा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्चुअल में क्या करेगा? इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिनेज, जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम मैंने कहा था हर एक स्टेप में यूज होगा ये, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो आपका इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, मैंने ओवल डार्क करके दिखाया है, तो उसको कैल्शियम की जो प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट करेगा किसमें? इसकी एक्टिव फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आ गई बात? ये प्रोथ्रोम्बिन, अब प्रोथ्रोम्बिन का पहला वर्क जो होगा वो तो होगा हेपेरिन को डीएक्टिवेट करना, ठीक है, हेपेरिन को इनएक्टिवेट करना, फर्स्ट वर्क इसका, पहले काम। एक तो हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर दिया और बीसीएम को स्टार्ट किया। हेपेरिन को इनएक्टिवेट क्यों किया? हेपेरिन क्या था? मैंने बोला था मास्ट सेल 3 सीक्रेशन सीक्रेट करती हैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में। पहला हिस्टामिन, जो अपन ने पीछे अब ये भी यूज लिया है, ठीक है। हिस्टामिन यूज हुआ क्यों? क्योंकि हिस्टामिन अपन को वो जो फटी हुई जगह है जहां पे अपने को चोट पहुंची है, उस पर्टिकुलर जगह पे हमने क्या करना पड़ेगा? हम उस बीपी को डाउन करना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो, पहले तो ज्यादा तेज जो ब्लड लॉस हो रहा है वो रुके, ठीक है, वो कर दिया। अब हमको अगर ब्लड क्लॉट करवाना है तो आपको मैंने क्या बोला था कि मास्ट सेल क्या सीक्रेट करती है? हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट मतलब कोगुलेशन से, कोगुलेशन ना करने देने वाला ब्लड का, ठीक है। क्यों होता है वो ब्लड में? ब्लड को भाई फ्लो करवाना है हमेशा, तो फ्लो जब ही तो होगा जब वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वो कोगुलेट कर गया तो फ्लो कैसे होगा? तो हेपेरिन का काम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी वो पर्टिकुलर स्पेस पे आपको क्या हुआ? इंजरी हुई है, और उस पर्टिकुलर स्पेस पे जब इंजरी हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर स्पेस पे अभी आपको क्लॉट करना जरूरी है ताकि लॉस ना हो ब्लड का। तो इसलिए आपको पहले तो ये क्या करेगा? एक आपके हेपेरिन को डीएक्टिवेट कर देगा जिससे आपकी बीसीएम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा फंडा क्या है? दूसरे स्टेप में जब आपकी प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन जो है, अब इसके ऊपर कौन काम करेगा? ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, सेकंड वर्क इसका प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। एक्टिव एंजाइम जो है वो प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की प्रेजेंस में इस पे काम करके इसको किस में कन्वर्ट करेगा? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। अब प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया है? थ्रोम्बिन में, अगली एक्टिव स्टेज। अब ये थ्रोम्बिन जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई हैं, अब वहां पे क्या करेगा? इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन था आपका, उसको क्या करेगा? उसको एक्टिवेट करवाएगा, उसको एक्टिवेट करवाएगा पर्टिकुलर, और एक्टिवेट करके ये थ्रोम्बिन उन पे काम करेगा। ये एक्टिवेट करवा दिया और एक्टिवेट करते ही आपका क्या बनेगा? फाइब्रिन का काम स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल में फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन का काम क्या है? फाइब्रिन, ये फाइब्रिन का थ्रेड बनवाएगा, लूज नेटवर्क फॉर्म करवाएगा। थ्रोम्बिन एक्चुअल में क्या कर रहा है? प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर रहा है, और उनमें क्या कर रहा है? फाइब्रिनोजन को एक्टिव करते ही, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है आपकी, उसको एक्टिव करके क्या कर रहा है? फाइब्रिन थ्रेड का फॉर्मेशन करवा रहा है, ठीक है, लूज नेटवर्क बनवा रहा है। क्या फाइबर्स बनने लग गए हैं उसके ऊपर, ठीक है, फाइब्रिन का लूज नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग हो गई है क्लॉटिंग करने की, नेटवर्क मतलब बांधना स्टार्ट कर दिया, वो फट गई है जो जगह, उसको क्या करेगा? फाइबर से बांधना स्टार्ट, लेकिन अभी लूज है। अब क्या होगा? लूज थ्रेड ऑफ फाइब्रिन, उसमें क्या करेंगे? अब मान लो आपने जाल बुन दिया, तो आपका जो ब्लड तो जा ही रहा है, ब्लड में हार्ड मटेरियल क्या है? ज्यादातर तो लिक्विड है, लेकिन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या है? वो तो सॉलिड मटेरियल है ना, तो वो क्या होंगी? वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स क्या होंगी? आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होंगी? स्टक कर जाएंगी किसमें? लूज क्लॉट में।
फंस जाएंगी उस लूज फाइब्रिन के थ्रेड में। फाइब्रिन थ्रेड में जो लूज थ्रेड है उसके अंदर ही फंसती चली जाएंगी। ठीक है, अब वो थ्रेड मान लो ये एक थ्रेड बना दिया मैंने लूज लूज सा, अब इसमें ये आरबीसी गई, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स, ये सब फंसती चली गई। ठीक है, तो ये स्टक हो गई और आपके लिए क्या बन गया, लूज क्लॉट फॉर्म हो गया और ब्लड फ्लो आपका रुक जाएगा। इनके जाते ही लूज क्लॉट फॉर्म हो जाएगा और ब्लड फ्लो आपका रुक जाएगा। मैं अभी इसको दिखाऊंगा भी कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, अब ये बात अपन ने कर ली मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेगा, अब ये लूज क्लॉट पे कौन काम करेगा, फैक्टर 13। अभी पीछे वाली स्लाइड पे फैक्टर 13 दिखा क्या है, कौन सा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन को स्टेबल करने वाला फैक्टर। तो अभी तक आपका क्या बना था, ये एक लूज क्लॉट बना था, लूज क्लॉट। अब क्या करोगे आप, अब एक्चुअल में आप क्या करोगे, फैक्टर 13 पे जब इसको वर्क कराओगे, फैक्टर 13 फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है, इस लूज क्लॉट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, हार्ड क्लॉट के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब आपका लूज क्लॉट तो बन चुका है, आपने रोक दी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी वहां सब जमा हो गई हैं, उससे आपका ब्लड फ्लो तो रुक गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उससे वो था, लेकिन अभी वो कमजोर है, तो वो लूज क्लॉट को हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट कौन करेगा, आपका फैक्टर 13 करेगा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब इस फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर पे कौन आएगा, आफ्टर 5 to 10 मिनट। ये बेटा गलत जगह लिख दिया, आपको दिखेगा नहीं, हटा देते हैं इसको अभी के लिए। आप याद रखिएगा, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, आफ्टर 5 to 10 मिनट। अब एक और बात, इस 5 to 10 मिनट ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वाटरी परमिएबल फ्लूइड इस हार्ड क्लॉट से बाहर आएगा आपकी। वाटरी परमिएबल फ्लूइड कम्स आउट ऑफ हार्ड क्लॉट, दैट इज कॉल्ड सीरम। सीरम अभी बताऊंगा सीरम है क्या। एक्चुअल में जब सबसे पहले कहानी को फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं पिछली स्लाइड से, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। एक बार ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ, इंजरी हुई, इंजरी में जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू रप्चर हुआ, आपका कनेक्टिव टिश्यू रप्चर हुआ, और कनेक्टिव टिश्यू जब रप्चर हो गया तो आपकी सबसे पहले मास्ट सेल एक्टिवेट हुई, जिन्होंने क्या करा, हिस्टामिन का सिक्रेशन किया। और हिस्टामिन क्या है, वैसोडायलेटर है, जिसने बीपी को, आपके बीपी को कम कर दिया है, ताकि ब्लड फ्लो का लॉस रुके जो तेजी से हो रहा है। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हुई इससे, और थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन से ही अब यही मैट्रिक्स वॉल ब्लड कैपिलरीज आपकी जो रप्चर हुई है, अब कॉमन फंडा क्या आ रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन से अपन आगे बढ़े, और थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या हुआ, आपकी पर्टिकुलर थ्रोम्बोप्लास्टिन की स्ट्रक्चर जो है, ये देखो, ये सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम में, कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव में कन्वर्ट किया। प्रोथ्रोम्बिन का पहला था, उसने हेपेरिन को डीएक्टिवेट किया सबसे पहले तो, क्योंकि हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, कोगुलेशन नहीं होने देने वाला, लेकिन अभी अपने को चाहिए कोगुलेशन। ठीक है, ताकि वो इंजरी को अपन ओवरकम कर पाए, तो इसलिए उसने उसको बंद किया और बीसीएम को स्टार्ट करवा दिया। अब प्रोथ्रोम्बिन वापस से किस में कन्वर्ट हुआ, एक्टिव फॉर्म में, थ्रोम्बिन में, और प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हर स्टेप में चल रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, अब फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट किया इसने, ये थ्रोम्बिन ने, लूज नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन थ्रेड में, फाइब्रिन थ्रेड के लूज नेटवर्क बनवा दिया, और उसमें क्या हुआ, उसमें ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी आके क्या हो गए, फंस गए। ठीक है, तो आपका ब्लड फ्लो तो रुक गया, लेकिन अभी ये लूज है, काम वाला नहीं है, थोड़ा सा फिर कहीं कुछ हुआ तुरंत ही टूट जाएगा। इसीलिए इस पे कौन वर्क करेगा, इस पे वर्क करेगा फैक्टर नंबर 13। और फैक्टर नंबर 13 आपका कौन है, फैक्टर नंबर 13 क्या बताया मैंने, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग, पीछे की स्लाइड में लिख रखे हैं बेटा सारे फैक्टर। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, अब नाम देखो, फाइब्रिन को स्टेबल करने वाला फैक्टर। तो ये फाइब्रिन का जो लूज क्लॉट बना है, इसको क्या करेगा, लूज क्लॉट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, हार्ड क्लॉट में। आया कि नहीं आई बात समझ में। और हार्ड क्लॉट में जब ये हार्ड क्लॉट बन चुका होगा, उसके बाद ये जो कुछ टाइम बाद, 5 से 10 मिनट बाद ही एक वाटरी परमिएबल फ्लूइड निकलेगा हार्ड क्लॉट से, वो क्या होगा, सीरम। और सीरम के बाहर निकलने के बाद ही बीसीएम को कंप्लीट माना जाएगा, उससे पहले नहीं। मतलब अब प्रॉपर्ली सेट हो चुकी हैं सारी चीजें, वहां पे बिल्कुल हार्ड क्लॉट बन चुका है, तो उसमें से एक वाटरी फ्लूइड निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सीरम। अब सीरम है क्या, क्योंकि सीरम में वाटरी फ्लूइड मैंने क्यों बोला, क्योंकि सीरम एक्चुअल में ब्लड में से, अब आपकी मोटी मोटी चीजें तो बाहर निकलेंगी नहीं क्योंकि आपने जाल बना रखा है, तो ब्लड कॉप्सल्स आपकी क्या है, रुक गई। ठीक है, आपकी ये ब्लड कॉप्सल्स रुक गई, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, फाइब्रिनोजन जो आपके फाइबर का पूरा थ्रेड बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है, वो रुक जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन आपका प्रोटीन, वो भी रुक जाएगा। ठीक है,
अब ब्लड में से ये सब रुक गए तो मोटी मोटी चीजें तो रुक गई, तो एक लिक्विड सा बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सीरम। अब इसको आप ये नीचे वाला जो बताया वो तो केवल इसका मॉडिफिकेशन है, आपको पता है ब्लड का कंपोजिशन अभी बता के आया हूँ किस किस से मिलकर बना होता है, ब्लड कॉर्पसेल्स से और प्लाज्मा से। अब ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसेल्स जब आपने कर दिया तो क्या बचा, प्लाज्मा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन माइनस प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आ गई बात? ये है आपकी ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अब ये हुआ, ये तो अपन ने लिख के आपको बता ही रखा है। अब आप क्या करो, एक बार एक वीडियो आपके लिए लेके आए ताकि आप इसको अच्छे से पता कर सको कि है क्या एक्चुअल में। तो एक वीडियो देखते हैं। देखो एक सुंदर सा वीडियो है जिसमें प्लेटलेट एक्टिवेशन को दिखा रहा है, ये कैसे क्लॉट बन रहा है उसकी बातें हो रही हैं। तो पहला स्टेप देखो, ये टिश्यू फटा हुआ है, ये टिश्यू रप्चर हो रखा है, इसमें आरबीसीज देखो जा रही है अंदर, ठीक है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड बाहर लॉस हो रहा है। अब क्या होगा, प्लेटलेट्स यहाँ के रुकी, ये प्लेटलेट्स, ये कोलेजन फाइबर्स दिखा रखे हैं, ये फाइबर्स, ये प्लेटलेट्स, ये आपके रिसेप्टर्स है पर्टिकुलर, ठीक है। ये प्लेटलेट्स के जो रिसेप्टर हैं, देखो ये वाले, ये रिसेप्टर की बात हो रही है, ये रिसेप्टर जो है येलो वाले, इनसे जाके अटैच होगी, ठीक है। ये अटैच हो गई। इसके बाद देखो, इसके बाद इनमें अब एक्टिवेट हुई है प्लेटलेट, जैसे एक्टिवेट हुई डेंड्राइट्स फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया उसने, हुआ कि नहीं हुआ, डेंड्राइट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब ये डेंड्राइट क्या करेगा, ये एक्चुअल में डेंड्राइट फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि एक्टिवेशन हुआ है। देखो ये रिसेप्टर्स हैं, आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रिसेप्टर्स इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को भेजता है यहाँ पे, तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन के जो रिसेप्टर्स हैं, अब ये क्या करेंगे, एग्रीगेट हो गई। अब एग्रीगेशन में क्या करेंगे, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और भी प्लेटलेट्स क्या होंगी, एग्रीगेट होंगी, एक्टिवेट होती जाएंगी, यहाँ पे आएंगे, पहले तो एग्रीगेट होंगी, सब जमा होंगी, और फिर क्या होंगी, एक जगह जाके जमा हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो, ये भी ये वही रिसेप्टर दिखाया, ये आपके अटैचमेंट हुआ, ये ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ये रहा, ये अटैचमेंट है, ये मैकेनिज्म है इनको एक्टिवेट करने की। उतना डीप आपको जाना नहीं है, लेकिन देखो ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये एक्चुअल में सारी की सारी इस पे जमा होती जा रही है। समझ में आ गई बात? ये सारी इसमें जमा हो रही है, ठीक है। और ये थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल जाके इनको एक्टिवेट कर रहा है, जिससे एग्रीगेट होकर जल्दी जल्दी डेंड्राइट प्रोसेसेस बनाए। आप देखो ये पूरा नेटवर्क फॉर्म कर दिया, वो जगह ही ढक दी पूरी, समझ में आ गई, वो एग्रीगेट हो गई। और अब फाइब्रिन के थ्रेड देखो, फाइब्रिन बना कि नहीं बना, फाइबर्स बन रहे हैं भैया, फाइब्रिन के थ्रेड, ठीक है। अब ये जो फाइब्रिन के थ्रेड बन रहे हैं, इन्हीं के ऊपर जाके ये स्टक कर जाएंगे। अब आपका ब्लड फ्लो तो रुक गया, ठीक है, ब्लड फ्लो तो आपका रुक जाएगा अब, ठीक है, ब्लड फ्लो तो आपका रुक गया। और यही अपनी मैकेनिज्म, जिसको हमने क्या बोला, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, यही मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में जो आपको जो क्लॉट मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हमें, इसलिए हमने ऐड किया इसको, क्योंकि ये एक्चुअल में सारी मैकेनिज्म को बहुत आसानी से समझा रहा है। एक टिश्यू रप्चर था, फटा हुआ था वो, उसको आपने क्या किया, मैंने अंदर की बातें बता दी उसकी आपको, कि हिस्टामिन रिलीज हुआ, बाद में फर्स्ट वर्क उसने हेपेरिन को पहले डीएक्टिवेट किया, लेकिन वो डायरेक्ट क्या बता रहा है, वो जगह दिखा रहा है आपको कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो सबसे पहले फंडा क्या हुआ, सबसे पहले जो वीडियो पे जो पहली बात आई, तो वो प्लेटलेट्स जाके रुकने पे, क्योंकि पहले तो ब्लड फ्लो हो रहा था, प्लेटलेट्स रुकी, पहले रिसेप्टर जुड़े और तुरंत वो क्या हुई, एक्टिवेट हुई, और उसने एग्रीगेट करना स्टार्ट किया, बाकी अपने रिसेप्टर्स को, मॉलिक्यूल्स को छोड़ छोड़ के बाकी प्लेटलेट्स को भी एग्रीगेट किया। और जैसे जैसे वो एग्रीगेट हुआ, तो वो क्या हुआ, वो जम गया ना पूरा का पूरा सिस्टम। और वो जो रप्चर टिश्यू था, वो क्या है, वो क्लॉट हो गया, उसके ऊपर फाइब्रिन का थ्रेड बन गया, अब आरबीसी वगैरह रुकने लग गई, अब उसमें से जा नहीं रहा, मतलब ब्लड फ्लो भी आपका क्या हुआ है, रुक गया है। तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में यही बताया जाता है कि ब्लड कैसे क्लॉट करता है, ठीक है, क्योंकि इंजरी के टाइम पे जरूरी होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, क्योंकि ब्लड लंबा है, वैसे तो छोटी छोटी बातें करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू में आपको आसानी से बिना रटे हुए सब कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, प्रॉपरली, बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएंगी सारी चीजें। तो हम उसी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बेटा, अगले लेक्चर में फिर आगे स्टडी करेंगे इससे। तो आज के इतना ही रखें, कल क्योंकि लंबा ज्यादा हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म तक ही आज देखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर चर्चा करते हैं आगे, आपके ब्लड ग्रुप्स वगैरह जो भी बातें छोटी मोटी उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।